So hello students, welcome to the James Orbit. In today's lecture, we are going to study about the very first chapter of democratic politics, that is power sharing. So previously we have discussed about the syllabus of the democratic politics. So the very first chapter was the power sharing. We have divided it into two heads, that is first one was the case study of Belgium and Sri Lanka, and the second is desirability of power sharing and the forms of power sharing. तो आज हम पहला हेड लेकर के शुरू करेंगे जो कि है हमारा ऑब्वियसली केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या गवर्नेंस के तरीके हैं इनमें और कैसे कैसे इनमें गवर्नेंस होती है। सेकंड, बेल्जियम से हम शुरुआत करते हैं। तो बेल्जियम के बारे में हम पहले देखेंगे। तो बेल्जियम सबसे पहले तो एक बहुत छोटा सा कंट्री है इन दी वेस्टर्न यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, जिसकी एरिया जो है वो इक्वल है टू दैट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब बहुत छोटा सा कंट्री है ये एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो कुछ 1 करोड़ तक है या उससे ज़्यादा है। मतलब बहुत छोटी सी कंट्री, छोटा सा एरिया, छोटी सी पॉपुलेशन। ये बेल्जियम का मैप है, ये पूरा है यूरोप का मैप और जिसमें ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है विद these 4 countries, that is फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम के बारे में अभी हमें पता चल गया बेल्जियम का स्ट्रक्चर कि बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में। थोड़ी सी पॉपुलेशन है इसकी, लिटिल ओवर 1 करोड़। एरिया इसका बहुत छोटा है, इतना जितना हमारे इंडिया में हरियाणा स्टेट का है। नेक्स्ट, बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे। Belgium has a very complex ethnic population. So what do you understand by the ethnic population? It is written over here that a characteristic of a people sharing or identified by a common culture, language, religion, race, etc. जैसे इंडिया में हमारे यहाँ भांति भांति के लोग हैं, जैसे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो ये चीज़, ये रूप जो लोगों को अलग करते हैं, लोगों को कॉमन बनाते हैं या एक पॉपुलेशन को, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से डिस्टिंक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एथनिसिटी। तो बेल्जियम वैसे तो बहुत छोटा कंट्री है, छोटा कंट्री, छोटी सी पॉपुलेशन, छोटा एरिया, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आइए देखते हैं कि इसके पॉपुलेशन में क्या क्या है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है बेल्जियम में कि 59% डच स्पीकिंग पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन। यानी जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बटी हुई है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे है। तो 59% पीपल जो कि डच बोलते हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। 40% पीपल जो कि वेलोनिया में रहते हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, और बाकी 1% पीपल जो है वो जर्मन बोलते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। 59% डच, 40% फ्रेंच एंड 1% जर्मनी। ब्रुसेल्स जो है हम सब जानते हैं वो बेल्जियम की कैपिटल है। अब देखते हैं बेल्जियम की कैपिटल में ब्रुसेल्स में कैसे कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ब्रुसेल्स में 80% पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% जो है वो डच स्पीकिंग है। नाउ यू सी, जैसे हमने देखा था कि ऑल ओवर द कंट्री में डच जो थे वो मेजॉरिटी में थे, 59% थे, और फ्रेंच जो थे वो 40% थे। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो हो गए 80% और डच स्पीकिंग जो है वो हो गए 20%। मतलब कि डच स्पीकिंग जो है वो कंट्री की कैपिटल ब्रुसेल्स में हो गए माइनॉरिटी में और ऑल ओवर द कंट्री वो है मेजॉरिटी में। बस यही चीज़ अब आगे बढ़ेगी, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत रिच थी और पावरफुल थी। मतलब फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो वहाँ पे है, जो कि कंट्री की कैपिटल में मेजॉरिटी में है और ऑल ओवर द कंट्री जो है वो माइनॉरिटी में है, वो बहुत रिच और पावरफुल है, जिनको कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी पसंद एज सच नहीं करती थी। क्योंकि वैसे तो ये कंट्री में जो है मेजॉरिटी में है, लेकिन ये वैसे गरीब है। This sparked tension between Dutch and French during 1950s and 1960s। तो ये बट ऑब्वियस रिजल्ट है कि दो पॉपुलेशन कम्युनिटी रहती हैं, एक उनमें मेजॉरिटी में, एक उनमें माइनॉरिटी में, फिर वही तरीका एकदम कन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है कंट्री के कैपिटल में जाते ही। तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी में बीच में टेंशन्स रहीं। टेंशन्स की वजह सारी यही थी
कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी रिच थी, पावरफुल थी, उनके पास वो सारे गेन्स थे जो कि एक पावरफुल कम्युनिटी के पास होते हैं, जबकि डच कम्युनिटी को बहुत टाइम लगा वो लेने में। तो इस बीच में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहीं, आपसी टकरार रहे, और ये 1950 और 1960 के टाइम पे बहुत ज़्यादा था। अब सेम पढ़ते हैं हम श्रीलंका का केस। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था हमने बेल्जियम की पॉपुलेशन, कैसे कैसे बेल्जियम की पॉपुलेशन है, कैसे कैसे बेल्जियम की पॉपुलेशन का कंपोजिशन है और कैसे कैसे लोग रहते हैं। सेम अब पढ़ते हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एज वी नो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के सदर्न कोस्ट पे ऑफ तमिलनाडु सिचुएटेड है। छोटा सा कंट्री, आइलैंड नेशन है। पॉपुलेशन भी इसके कुछ ज़्यादा नहीं है, अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन इसकी भी है, थोड़ी सी बेल्जियम से ज़्यादा, और हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन लाइक अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो जैसे साउथ एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, ऐसे ही सेम श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है। सो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से डाइवर्सिटी, कि वहाँ की पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग पाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्स नेशन है, तो ऐसे ही सेम पॉपुलेशन किसमें है? श्रीलंका में भी। अब आइए देखते हैं कि श्रीलंका की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कैसे उसका कंपोजिशन है। तो सबसे पहले श्रीलंका की पॉपुलेशन में आते ही, श्रीलंका में 2 मेजर सोशल ग्रुप है, मतलब श्रीलंका की पॉपुलेशन को जो कंपोज करते हैं वो 2 ग्रुप है। फर्स्ट हो गया सिन्हाला स्पीकर्स एंड सेकंड हो गया तमिल स्पीकर्स। अब सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला इज अ लैंग्वेज एंड तमिल ऑल्सो इज अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे हमने बेल्जियम में देखा था कि बेल्जियम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे, फ्रेंच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है। सेम यहाँ पर भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं और तमिल स्पीकर्स हैं। अब सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं वो डोमिनेंट मेजॉरिटी में है 74%, और तमिल स्पीकर्स जो है वो है 18%। और तमिल स्पीकर्स भी फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड हैं, मतलब तमिल बोलने वाले भी 2 तरीके के लोग हैं। वन इज श्रीलंकन तमिल्स एंड सेकंड आर इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स कौन है? श्रीलंकन तमिल्स वो हैं जो कि वहाँ के रहने वाले, श्रीलंका के रहने वाले, श्रीलंका के नेटिव रेजिडेंट्स जो हैं उनको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। और वो हैं टोटल कितने? 13%, और बाकी हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जो कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान, कॉलोनियल पीरियड से हम सोचते हैं जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश इंडिया से जो कि श्रीलंका गए एज अ प्लांटेशन वर्कर्स, वो लोग हो गए, उनको हमने कहा गया इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स आर दोज पीपल हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब हमें पता चल गया कि मेजर सोशल ग्रुप है सिन्हाला और तमिल। तमिल में भी फर्दर 2, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। अब हम देखते हैं, अब क्योंकि सोशल डाइवर्सिटी जो है वो इंटरमिक्स्ड होती हैं, मतलब एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग अलग अलग रिलीजन भी फॉलो कर सकते हैं। तो सोशल डाइवर्सिटी इज ऑलवेज इंटरमिक्स्ड। अब सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट थे, यानी वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे। और जो तमिल स्पीकर्स थे वो थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स जॉइंटली, मतलब तमिल में जो है वो हिंदू रिलीजन भी फॉलो करते थे और मुस्लिम रिलीजन भी, इस्लाम भी फॉलो कर रहे हैं। और जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि सिन्हाला स्पीकर्स यानी सिन्हालीज स्पीकर जो हैं वो बुद्धिस्ट हो गए मेजॉरिटी में, और जो तमिल स्पीकर हो गए वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हो गए। बाकी 7% क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऐसी थी, 7% क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऐसी थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जो कि सिन्हालीज भी बोलते थे और जो कि तमिल भी बोलते थे। यानी 7% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि सिन्हाला भी थे, जो कि तमिल भी थे। अब देखते हैं आगे, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब देखिए, हमने बेल्जियम का कंपोजिशन पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने श्रीलंका का कंपोजिशन पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा। अब ऑब्वियसली दिक्कत तो आएंगी। अब अलग अलग पॉपुलेशन है, एक मेजॉरिटी में एक माइनॉरिटी में, दोनों ही जगह हमने ऐसा देखा, कोई कहीं मेजॉरिटी में कोई कहीं माइनॉरिटी में।
तो कैसे ये आपस में पीसफुली रहेंगे, कैसे ये रहने का बंदोबस्त आपस में करेंगे, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन दी गवर्नेंस। सो एज द नेम सजेस्ट, इट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो इससे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दिस इज समवॉट नेगेटिव एस्पेक्ट मेजोरिटेरियनिज्म। तो क्या है मेजोरिटेरियनिज्म, दिस इज व्हाट वी विल स्टडी। सबसे पहले श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस गेन कर चुका था, जैसे इंडिया ने 1947 में गेन किया ऑन 15 अगस्त, ऐसे ही श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली। अब क्या हुआ, क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी वहाँ पे मेजॉरिटी में थी, 74% थे, तो लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी ट्राई टू डोमिनेट द गवर्नमेंट। बट ऑब्वियस है कि मेरी पॉपुलेशन, मेरी काउंटिंग ज़्यादा है, मैं नंबर में ज़्यादा हूँ, मेरी डोमिनेंस है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करना शुरू कर दी और मेजॉरिटी वहाँ पे बनाना शुरू कर दी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स। अब जो गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्टेड हुई उसने कई सारे ऐसे मेजर्स अपनाए जिससे कि सिन्हाला की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके, मतलब सिन्हाला ही सिन्हाला हो, सिन्हाला ही लोगों को प्रेफर किया जा सके और सिन्हाली सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके। ये काम किसने करना शुरू कर दिया? हाँ, हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री है श्रीलंका भी, बेल्जियम भी, यहाँ पे दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन क्योंकि सिन्हाला जो है वो नंबर में ज़्यादा थे, इनकी मेजॉरिटी थी, तो इन्होंने ऐसे मेजर्स अपनाना शुरू कर दिए कि जिससे ऑफिशियली जो है सिन्हालीज को सुप्रीमेसी मिल सके, ऑफिशियली सिन्हालीज को अपर हैंड मिल सके। तो क्या क्या किया ये देखते हैं। सबसे पहले what they did is they passed an act in 1956 recognizing Sinhala as the official language. So as we know, हर कंट्री की एक अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो उन्होंने क्या करा, 1956 में एक लॉ बनाया, एक कानून पास किया, जिसमें कि उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। ये था सबसे पहला स्टेप। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, जब जैसे ही ये हुआ फिर ये होना शुरू हो गया कि सिन्हालीज को जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट जॉब को उनको प्रेफर किया गया, यूनिवर्सिटीज पोजीशन में उनको प्रेफर किया गया। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया जिसमें कि ये साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया था, स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, की स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और बढ़ावा देगा। और बुद्धिज्म हम जानते हैं किसका रिलीजन है, वो था सिन्हालीज का, और यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है, सिन्हालीज। ये सब मेजर्स कौन ला रहे हैं, सिन्हालीज गवर्नमेंट। So these measures gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब जब ऐसा होना शुरू हो गया, हर जगह प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स को मिलने लग गया, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रेफरेंस दी गई, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन में प्रेफरेंस दी गई, उनको फर्स्ट अमंग इक्वल्स रखा गया। तो इन सब से ये बट नेचुरल रिजल्ट था कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो एलिनेट होना शुरू हो गया। मतलब उन्हें लगा कि वो आइसोलेट किए जा रहे हैं अपनी ही कंट्री में, कि ना तो उनकी तरफ कोई ध्यान देता, ना उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, और ना ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनके रिलीजन को, उनके कल्चर के लिए सेंसिटिव है। तो वो समझ गए कि सामने जो गवर्नमेंट है, जो सिन्हालीज गवर्नमेंट है, उसको हमारे लिए परवाह नहीं है, और वो जो कर रहे हैं सिर्फ वो अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, अब जैसे ही ये हुआ तो श्रीलंका में सिविल अनरेस्ट हो गया। अब श्रीलंकन तमिल्स ने जो है पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, किसके लिए, ताकि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जा सके, जैसे सिन्हालीज को किया गया है। रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर दी उन्होंने। रीजनल ऑटोनॉमी का क्या है कि श्रीलंकन तमिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कॉन्सेंट्रेटेड थे। मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कंट्री के इस पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इस पार्ट को, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ऑटोनॉमी दे दो, मतलब कंप्लीट कंट्रोल दे दो उनको, जिससे कि सारी गवर्नेंस, सारे मेजर, सारी पावर वो खुद ले सके अपने हाथों में। और इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग करना शुरू कर दी कि यूनिवर्सिटीज़ में उनकी पोजीशन को, उनके कैंडिडेचर को, तमिल्स को, श्रीलंकन तमिल्स को कंसिडर किया जाए और उनको गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन हुआ क्या, जब पार्टीज लॉन्च हुई, स्ट्रगल्स हुआ, एजिटेशंस हुए, लेकिन इनकी डिमांड जो है ये सब करने की, कि ऑटोनॉमी दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो रेपिटेडली क्या कर दी गई, रेपिटेडली डिनाई कर दी गई। मतलब बार बार उनको मना कर दिया गया कि नहीं, तुम्हें ये सब नहीं दिया जाएगा। तो 1980s तक
काफ़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने कि तमिल ईलम स्टेट एक इन्होंने, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये कंसंट्रेटेड थे, तो ये चाहते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट श्रीलंका में बना दिया जाए, जिससे कि श्रीलंकन तमिल्स को वहाँ पे फुल कंट्रोल और फुल ऑटोनॉमी मिल सके। अब हुआ क्या, 1986 काफ़ी ये मुद्दा जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गए जिन्होंने कि इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करना शुरू कर दी। यानी श्रीलंका जो है वो कंप्लीट सिविल अनरेस्ट में आ गया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज, सिन्हालीज एंड तमिल्स। अब ये एक फैक्ट है कि 1976 में आप सबने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, दिस इज LTTE, लिट्टे। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम जो है ग्वेरिला ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फॉर्म हुआ 1976 में। इसकी मांग क्या थी? इसकी मांग यही थी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट ईलम को फॉर्म किया जाए और अलग से ऑटोनॉमी दी जाए उसको। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन ये फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ड्यूरिंग द स्ट्रगल एंड ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हुआ क्या कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है और जो म्यूचुअल एनिमोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में। इससे सिविल वॉर, अब जो जिस चीज़ का डर था कंट्री में वो हो गया, क्योंकि दो कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में जब चैन से नहीं रह पाएंगी तो क्या हो गया, कंट्री में सिविल वॉर छिड़ गई। कंट्री में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए लोग, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, और आपस में एकदम मतभेद होना शुरू हो गए। इससे क्या हुआ, ऑब्वियसली वॉर का रिजल्ट क्या होता है, वॉर का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो एक्सटर्नल वॉर हो चाहे वो सिविल वॉर हो। सिविल वॉर मतलब इंटरनल वॉर विद इन द कंट्री। काफ़ी लोग, हज़ारों की संख्या में लोग दोनों ही तरफ के मरे, दोनों ही तरफ के लोगों को नुकसान हुआ। दोनों ही तरफ मतलब सिन्हालीज पीपल एंड द तमिल पीपल, दोनों बहुत जान और माल का नुकसान हुआ। काफ़ी फैमिलीज जो हैं वो कंट्री को छोड़ के उन्हें भागना पड़ा ताकि वो चैन से रह सकें। काफ़ी लोगों ने, कई लोग, दोनों ही तरफ के लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए, लाइवलीहुड खो दिए। और वैसे श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुई तो श्रीलंका वॉज डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। तो श्रीलंका जो है वो बहुत पीसफुल कंट्री थी और श्रीलंका काफ़ी प्रॉस्पेरिंग कंट्री थी। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर हुआ श्रीलंका को एक मेजर सेटबैक लग गया। इससे श्रीलंका की इकोनॉमी को और श्रीलंका को मेजर सेटबैक लगा और कंट्री जो है वो रूइंस में आ गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने जब पढ़ा था कंसेप्ट श्रीलंका का तो हमने देखा था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो हम मेजॉरिटेरियनिज्म मात्र वर्ड से ही समझ गए थे कि दिस इज समवॉट नेगेटिव एस्पेक्ट। नाउ वी आर स्टडीइंग अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन मीन मेकिंग रूम, ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मतलब जो हमने श्रीलंका में पढ़ा शायद उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा हमें बेल्जियम के कॉन्सेप्ट में। तो बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि दो तरीके की लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी है, एक डच है एक फ्रेंच है। डच जो है वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है और फ्रेंच जो है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है। लेकिन कंट्री की कैपिटल ब्रुसेल्स में जो है फ्रेंच जो है वो मेजॉरिटी में है और डच जो है वो माइनॉरिटी में है। तो बेल्जियम लीडर्स ने इस चीज़ को समझ लिया कि हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंस है और रीजनल डिफरेंसेस हैं। मतलब कि लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, लोगों के अलग अलग कल्चर हैं और ये दो तरीके की कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनके बीच में डिफरेंस है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने श्रीलंका वाला पाथ नहीं अपनाया है कि एक कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में है वो अपनी विल को इम्पोज कर दे, मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेट कर दे। इन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्होंने क्या करा, 1970 एंड 1993 में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन अल्टर किया गया, वेरिएशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि पीसफुल लिविंग फॉर ऑल इन द कंट्री को फैसिलिटेट किया जाए कि सारे ही लोग, सारी ही कम्युनिटी के लोग, दोनों कम्युनिटी के लोग जिनके अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, वो शांतिपूर्वक कंट्री में रह सकें। इससे 4 अमेंडमेंट हुए। अब देखते हैं अमेंडमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो बेल्जियम मॉडल हमें प्रेजेंट करता है क्या, देखते हैं। सबसे पहले that the constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। अब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है इस बात को
कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब कोई एक कम्युनिटी का मिनिस्टर ज़्यादा नहीं, कोई एक कम्युनिटी का मिनिस्टर कम नहीं। और दूसरा इसमें एक बात और भी है, ये भी इसने कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि कुछ जो स्पेशल लॉज है ना, कुछ जो स्पेशल लॉज हैं उनको पास करने के लिए हर कम्युनिटी के मेंबर की मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी मेंबर का अप्रूवल चाहिए रहेगा। मतलब कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको पास करने के लिए उतने ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का इक्वल अप्रूवल चाहिए रहेगा, तब जाकर वो लॉज पास होंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि कोई भी एक कम्युनिटी आर्बिट्रेरीली अपना एक लॉ दूसरे पे इम्पोज नहीं कर सकती। क्यों? उस लॉ को पास करने के लिए डच से भी मुझे उतनी ही अप्रूवल चाहिए रहेंगे, उतने ही यस चाहिए रहेंगे, और फ्रेंच से भी मुझे उतने ही यस चाहिए रहेंगे। और अगर दोनों में सपोज मानिए डच से भी मुझे 20 नंबर चाहिए यस करने के लिए और फ्रेंच से भी 20 चाहिए, और अगर दोनों में 20-20 नहीं आते हैं तो वो लॉ पास नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ की तो गारंटी हो गई कि ना ही डच ना ही फ्रेंच कोई भी सेंटर में अपना आर्बिट्रेरी लॉ पास नहीं करेगा जिससे कि दूसरे के ऊपर वो इम्पोज कर सके। अब दूसरा, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब बहुत सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और एक सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बराबर है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेटस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटा नहीं है बल्कि बराबर है। जैसे हमारे इंडिया में है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, बिकॉज इंडिया हमारी फेडरल कंट्री है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटस है वही स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटस है। तो बहुत सारी पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई कम्युनिटी के दोनों रीजन के लिए। अब हम बात आती है, तो हमने पढ़ा कंट्री में क्या चल रहा था। अब ब्रुसेल्स, क्योंकि ब्रुसेल्स कैपिटल है और ब्रुसेल्स में हमें पता है एकदम ही अलग सीन हुआ है। ब्रुसेल्स में जो है वो फ्रेंच मेजोरिटी में है और डच माइनॉरिटी में, जबकि पूरी कंट्री में डच मेजोरिटी में है। अब ब्रुसेल्स की अपनी अलग गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। वहां पे क्या है, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे भी इस मसले को हल कर दिया कि कोई मेजोरिटी में रहेगा कोई माइनॉरिटी में रहेगा, किसी का नंबर ज़्यादा होगा किसी का नंबर कम होगा। तो क्या करा कि दोनों ही कम्युनिटीज, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, दोनों का ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब दोनों ही बराबर होंगी, दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो वो होगा से होगा, वो बराबर होगा दोनों का। किसमें? ब्रुसेल्स में। तो अब जब हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी, जब हमने इक्वलिटी की बात कर दी, तो अब उससे कोई फर्क नहीं चलता कि हम मेजॉरिटी में हैं कि माइनॉरिटी में। अब ये बात बिल्कुल जो है वो रिडंडेंट हो जाती है कि ब्रुसेल्स में कौन मेजॉरिटी में कौन माइनॉरिटी में। क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है, हमारे पास एक सेफ गार्ड है कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों इक्वलिटी में होंगे और हमारे पास ब्रुसेल्स की जो सेपरेट गवर्नमेंट है उसमें भी दोनों कम्युनिटीज इक्वलिटी में होंगी। अब जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, क्योंकि वो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थी, उन्होंने इस बात को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहेंगे। तो दोनों ही कम्युनिटीज ने अपनी अलग अलग जगह इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई इस पर हम अग्री करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे और ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गया एकदम। और एक और बहुत स्पेशल काइंड ऑफ फीचर है, तो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सबसे पहले की जो ये इलेक्ट होती है, ये वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे इवन जर्मन स्पीकिंग हो, जर्मन स्पीकिंग जो कि 1% है, उनके द्वारा इलेक्ट होती है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या वेलोनियन रीजन में रह रहे हैं, क्या फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, क्या ब्रुसेल्स में रह रहे हैं। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होता है? देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर होती है रिगार्डिंग लैंग्वेज इशू, कल्चर इशू एंड ट्रेडिशन इशू। ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जिसके पास जो है
लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड पावर होती है इन इशूज से रिलेटेड, और ये गवर्नमेंट भी इलेक्ट होती है हर कम्युनिटी के मेंबर से। डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में, या वो कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट, अब हमने क्या सीखा बेल्जियम और श्रीलंका। अब आप लोग बच्चों इसका आंसर देने में काफ़ी सक्षम हुए हैं, क्योंकि हमने दोनों ही मॉडल पढ़ लिए। कि श्रीलंका में हमने पढ़ा मेजॉरिटी, जो कि बार बार हमारे यहाँ श्रीलंका में एक ही बात आ रही थी, क्या? मेजॉरिटी, सिनालीज मेजॉरिटी, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मेजॉरिटेरियन मेजर्स। और बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा, बार बार क्या वर्ड रिपीट हुआ हमारा? इक्वालिटी। क्या कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्या कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, क्या कि हर कम्युनिटी से लोग आएंगे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, और श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट रहा। तो क्या खासियत है बेल्जियम मॉडल की? तो सबसे पहले तो हम किस मॉडल को अपना आइडियल मॉडल मानेंगे? तो बट ऑफ कोर्स हम बेल्जियम मॉडल को अपना आइडियल मॉडल मानेंगे। क्यों? क्योंकि बेल्जियन मॉडल में हमारे पास प्रॉपर एकोमोडेशन था, प्रॉपर इक्वालिटी थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, और लास्ट में जब हम पढ़ते पढ़ते हमने जाना कि वहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, कोई सिविक स्ट्राइक नहीं हुआ, लोगों में जो टेंशन थी उनको दूर किया गया, मतलब टेंशन का, सिविल वॉर का, और जो एक सिविल टेंशन थी उसका सल्यूशन ढूंढा गया बेल्जियम में। जबकि श्रीलंका में मेजर्स ने प्रोवोक किया क्या? सिविल वॉर। इसका रिजल्ट था सिविल वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। जबकि इसका रिजल्ट था क्या? इसका रिजल्ट था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इतनी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ये, हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बेल्जियम का बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इतने यहाँ पे होंगे, इतने यहाँ पे होंगे, लेकिन ये मॉडल अभी तक बहुत ज़्यादा काम करा गया है कि लोगों में आपस में दिक्कतें नहीं हुई, लोगों में आपस में लड़ाइयाँ नहीं हुई, लोगों में सिविल वॉर नहीं छिड़ी, जानों का नुकसान नहीं हुआ, लोगों को कंट्री छोड़ के नहीं भागना पड़ा, लोगों के काम धंधे बंद नहीं हुए। इसलिए बेल्जियम जो है वो हमारा आइडियल मॉडल है। हम तो बेल्जियम को अपना आइडियल मॉडल कहेंगे। जबकि श्रीलंका, जो कि ऑलरेडी एक प्रॉस्पेरस कंट्री था जब वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो श्रीलंका वाज डूइंग गुड अंटिल द सिविल वॉर डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली। सो श्रीलंकन मॉडल इज नॉट एट ऑल आइडियल। तो हमने जाना कि यहाँ के लीडर्स जो थे, इन्होंने इस बात को समझा कि भाई लोगों की फीलिंग्स को, सबकी फीलिंग्स को, चाहे वो मेजॉरिटी में है चाहे वो माइनॉरिटी में, सबकी फीलिंग्स को इक्वली एक्सपेक्ट किया जाए, तभी कंट्री में सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट को बचाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट निकाल दिया कि पावर, अब देखिए क्यों हमने पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका को पढ़ा। हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि बेल्जियम में हमने देखा पावर जो है वो सबके साथ शेयर की गई, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। तो पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग, टू इम्पोज योर विल ओवर अदर्स। तो यहाँ पे ये पावर जो है वो सबके साथ बांटी गई। यहाँ पे डच स्पीकिंग को भी उतनी पावर दी गई, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग को भी उतनी पावर दी गई, यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पीपल को भी इतनी पावर दी गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन ठीक उसका अपोजिट हुआ कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका की यूनिटी जो है वो और ख़त्म कर दी गई। मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपनी विल को, अपनी डोमिनेंस को इम्पोज किया, और दूसरी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में थी, तमिल्स जो थे, उनको उनका पावर शेयर देने से मना कर दिया। और बेल्जियम का रिजल्ट क्या निकला? बेल्जियम का रिजल्ट ये निकला कि जब यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है 28 कंट्रीज़ का, जो कि बना है वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जब यूरोपियन यूनियन बना तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो किसे रखा गया जानते हैं? इसका हेडक्वार्टर्स बनाया गया ब्रुसेल्स को। सच अ पीसफुल कंट्री एंड सच अ पीसफुल कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मुद्दे जो हैं वो होना कंडक्ट शुरू हो गए। क्यों? बेल्जियम बहुत एक पीसफुल कंट्री बन गया। बेल्जियम का जो अरेंजमेंट था वो इतना काम कर गया कि बेल्जियम में कभी लड़ाई ही नहीं हुई। So this is what we learned in today's lecture, that how power sharing works. This is what we basically learned today. कि how power sharing works, what are the components of power sharing, and what happens if we do not share the power among the deserved people. तो बेल्जियम में हमने देखा क्या हुआ और श्रीलंका में हमने देखा क्या हुआ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। अब हमने इतनी पावर शेयरिंग की बात कर ली, बेल्जियम का मॉडल पढ़ लिया, श्रीलंका का मॉडल पढ़ लिया, तो पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो काफ़ी हद तक तो हमें समझ भी आने लग गया है कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है।
एक एक आइडिया हमारे माइंड में जो है वो डेवलप हो गया कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन हम उसको एक सेट लैंग्वेज देंगे, एक सेट पॉइंट देंगे, तो और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे पावर शेयरिंग होती है। सो ये हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर, इन दी forthcoming lecture. So I hope you all have understood the lecture very well, and you all guys please revise and subscribe to the channel and have a good day. Thank you.